स्पेशलिटी पुमसई कैटेगरी में जीता स्वर्ण पदक। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने दी बधाई। सेमिकॉन इंडिया 2025 के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली स्थित यशोभूमि में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के विशेषज्ञों के साथ बातचीत की। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन किया और सेमीकंडक्टर से संबंधित विभिन्न उत्पादों और परियोजनाओं को देखा। इस अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव भी उपस्थित थे। 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन कल प्रधानमंत्री ने किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैश्विक सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला में भारत को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करना है। यह सेमीकंडक्टर डिजाइन, निर्माण और प्रौद्योगिकी विकास का केंद्र बनने के भारत के दृष्टिकोण को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में आज से जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक शुरू हुई। 2 दिवसीय बैठक में भारत की अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार विमर्श किए जाने की उम्मीद है, जिसमें कर दरों को युक्तिसंगत बनाना और अनुपालन को सरल बनाना शामिल है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी दिल्ली, गोवा, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, मेघालय और ओडिशा के मुख्यमंत्री बैठक में उपस्थित हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और तेलंगाना के उप मुख्यमंत्री, मणिपुर के राज्यपाल और कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री भी इस बैठक में भाग ले रहे हैं। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में इस बात पर प्रकाश डाला था कि जीएसटी कर से देश को किस प्रकार लाभ हुआ है। श्री मोदी ने जीएसटी के अंतर्गत अगली पीढ़ी के सुधारों के महत्व पर जोर दिया था, जिससे आम आदमी, किसानों, मध्यम वर्ग और एमएसएमई को राहत मिलेगी। नॉर्थ ईस्ट एविएशन समिट कल गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के दोरजी खांडू ऑडिटोरियम ईटानगर में आयोजित होगा। असम और मेघालय के बाद अरुणाचल प्रदेश तीसरे नॉर्थ ईस्ट एविएशन समिट की मेजबानी कर रहा है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किंजरापू, नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के सभी राज्यों के सिविल एविएशन मिनिस्टर, नीति निर्माता और उद्योग जगत के प्रमुख इस सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में रीजनल एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने, क्षेत्र की विमानन क्षमता को उजागर करने, मौजूदा और नए हवाई अड्डों के विस्तार की योजनाओं के साथ साथ हेलीकॉप्टर सेवाओं, छोटे विमानों, सामान्य विमानन, समुद्री विमानों, ड्रोनों और रखरखाव, मरम्मत और सभी गतिविधियों को बढ़ावा देने पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये कार्यक्रम केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय और भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा अरुणाचल प्रदेश सरकार के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित किया जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड APIDFCL के चेयरमैन नानी लाजी, वाइस चेयरमैन राम ताजो और अधिकारियों ने आज राज्य सचिवालय ईटानगर में मुख्यमंत्री पेमा खांडू से मुलाकात की। बैठक के दौरान APIDFC के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, निवेश और राज्य की विकास परियोजनाओं के गति लाने पर चर्चा हुई। बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के एडवोकेट्स को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि भारत में जमीनी हालात लोगों की धारणा से बहुत अलग है। उन्होंने कहा कि इन चुनौतियों के बावजूद कुछ भारतीय सांसदों ने पश्चिमी लोकतंत्र के अपने समकक्षों के बराबर प्रदर्शन किया है। इस अवसर पर सांसद तेजस्वी सूर्या, मनन कुमार मिश्रा, भाजपा की कर्नाटक इकाई के अध्यक्ष BY विजेंद्र, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अरविंद कामत, सीनियर एडवोकेट BV आचार्य, विवेक सुब्बा रेड्डी और बेंगलुरु लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और कई सदस्य मौजूद थे। Our country's system. We are different organs, but we work together. India is a successful democracy. We have very robust, independent judiciary. Many of you who are sitting here will become judges in future. Some of you will become senior lawyers. Some of you will also adopt different profession. Despite being a lawyer, you can still do many things. If you see in the days of India's freedom movement, most of the leaders were lawyers. It's good to have a legal mind to understand things in a better way. So people look up to the lawyers.
नेपाल और भूटान से सड़क और वायु मार्ग से भारत आने वाले नागरिकों के लिए पासपोर्ट या वीज़ा के बिना यात्रा सुविधा जारी रहेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आव्राजन और विदेशी छूट आदेश 2025 अधिसूचित कर दिया है। इसके तहत विशेष श्रेणी में वैध पासपोर्ट, यात्रा दस्तावेज और वीज़ा संबंधी ज़रूरतों से छूट दी गई है। अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान के अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्ति जो धार्मिक उत्पीड़न या इसके भय से भारत में शरण लेने को बाध्य हुए हैं और जो 31 दिसंबर 2024 को या इससे पहले बिना किसी वैध दस्तावेज के भारत आ गए या जिनके पासपोर्ट या अन्य यात्रा दस्तावेज की वैधता समाप्त हो गई है, उन्हें वैध पासपोर्ट और वीज़ा की आवश्यकता से छूट दी जाएगी। इन अल्पसंख्यक समुदायों में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शामिल हैं। मिजोरम के लोगों का दशकों पुराना रेलवे कनेक्टिविटी का सपना अब साकार होने जा रहा है और आज़ादी के 78 साल बाद पहली बार राज्य की राजधानी आइजोल को देश के रेल नेटवर्क से सीधा जोड़ने जा रहा है। बेरावी से सेरांग तक बिछी 51.38 किलोमीटर लंबी नई रेल लाइन पूरी तरह तैयार हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को इस परियोजना का उद्घाटन करेंगे और पहली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। परियोजना इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल है। इस रास्ते में 48 सुरंगें, 55 बड़े पुल और 87 छोटे ब्रिज हैं। पहाड़ी और घुमावदार रास्ते, बारिश और भूस्खलन जैसी दिक्कतों के बावजूद इंजीनियरों ने चुनौतीपूर्ण काम किया है। ऐसे तो इस रूट में कई अद्भुत नजारे हैं, लेकिन सायरंग स्टेशन के ठीक पहले ब्रिज नंबर 196 सबसे खास है, क्योंकि इसकी ऊंचाई 114 मीटर है, जो कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा है। मिजोरम का हिली एरियाज़ में है, तो हिली एरियाज़ में इसको स्टेबल रेलवे सर्विस के लिए हम लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा टनलिंग के ऊपर डिपेंड किया है। तो 51.38 किलोमीटर का सेक्शन में लगभग 13 किलोमीटर 12.8 किलोमीटर टनल ही है। तो इसमें क्या होता है, जो आपको लैंडस्लाइड का इश्यूज़ को हम लोग कम करने का कोशिश किया इस हिसाब से। इस ट्रैक को बनाना काफ़ी चुनौतीपूर्ण था। पहाड़ों, गहरी खाइयों और मौसम की चुनौतियों के बीच पूरे साल में सिर्फ 4 माह ही काम हो सकता था। इस प्रोजेक्ट के सहायक कार्यपालक अभियंता सुमन चौधरी ने बताया कि ट्रैक बनाने में काम आने वाले कंस्ट्रक्शन मटेरियल लाने के लिए रेलवे को सड़कें भी बनानी पड़ी, यहाँ तक कि दूसरे राज्यों से श्रमिकों को भी लाना पड़ा। यह ट्रैक न सिर्फ मिजोरम को देश के अन्य हिस्सों से जोड़ेगी, बल्कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था, पर्यटन और रोजगार को भी बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। दुर्गम रास्तों के कारण देश के खूबसूरत इलाकों में से एक मिजोरम तक पहुंचना बेहद कठिन था। समय बर्बाद होने के साथ सफर भी महंगा होता था, जिसके कारण खाद्य सामग्री से लेकर अन्य जरूरी सामान भी यहां अधिक कीमतों पर मिलते थे। बाहर से जाने के लिए बहुत तकलीफ हो रहा है, उसमें बाई रोड से बहुत तकलीफ है और प्लेन से बहुत तकलीफ है। गरीब के लिए तो प्लेन में तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। अभी ट्रेन चीपेस्ट रूट हो रहा है, अभी इसमें बहुत कुछ फायदा होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से पूर्वी भारत के विकास पर खास जोर भी रहा है। करीब 11 वर्ष पहले प्रधानमंत्री ने इस रेल प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। प्रधानमंत्री की एक्ट ईस्ट पॉलिसी की यह रेल परियोजना अहम हिस्सा है, जिसके जरिए विकास की नई परिकल्पना की जा रही है। ट्रेन आने की खुशी यहाँ के लोगों के चेहरे पर भी दिखाई दे रही है। इस प्रयास के लिए मिजोरम का हर तबका प्रधानमंत्री के प्रति आभार जता रहा है। गाड़ी से तो मुश्किल है, अभी ट्रेन आया है, हम लोग भी बहुत खुशी है। मोदी के साथ में हम लोग थैंक यू बोलेगा। नई पीढ़ी भी बदलाव की इस कहानी को अपने लिए संभावनाओं का द्वार मान रही है। युवा मानते हैं कि उम्मीदों की यह रेल उनके लिए तरक्की के अनंत द्वार खोलेगी। ट्रेन बहुत इजी एक्सेस लोगों के लिए होता है, तो इस ट्रेन को ये प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल होने के लिए हम बहुत खुश हैं। बादलों को छूते पहाड़, यहाँ की सांस्कृतिक विविधता लोगों को बरवस आकर्षित करती है और अब रेल की यह पटरी मिजोरम की इस खूबसूरती में एक और चांद लगाएगी। स्मार्ट सिटी पासीघाट को रेलवे नेटवर्क से जोड़ने की केंद्र सरकार की परियोजना का कार्य प्रगति पर है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार 26.15 किलोमीटर लंबी इस रेल लाइन का कार्य 2 चरणों में किया जा रहा है। करीब 15.6 किलोमीटर लंबाई के मुरकोंग सेलेक सिले खंड में मिट्टी भरने का कार्य पूरा हो गया है और गिट्टी की आपूर्ति के साथ ही रेल की पटरी बिछाने का काम चल रहा है।
दूसरे चरण में सिले से पासीघाट करीब 10.55 किलोमीटर रेल खंड पर ओवरब्रिज के साथ ही 18 बड़े और 35 छोटे पुलों के बनाने का कार्य अंतिम चरण में है। मुरकोंगसेलेक पासीघाट रेल लाइन का निर्माण कार्य पूरा होने के बाद आर्थिक विकास और पर्यटन को बढ़ावा मिलने के साथ ही सियांग बेल्ट में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। इस रेल लाइन से यात्री सेवा के साथ ही स्थानीय उत्पादों को देश भर के बाजारों में पहुंच बढ़ाने में मदद मिलेगी। ओडिशा के कटक में आयोजित चौथे सीनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2025 में अरुणाचल प्रदेश की मारी कारबाग, गांगफंग गांगसा और लिखा गोविंद ने पुरुषों के अंडर 30 पुमसेई कैटेगरी में स्वर्ण पदक जीता है। गांगफुंग गांगसा स्पेशल टास्क फोर्स में सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत है और वे खेल क्षेत्र में शानदार प्रदर्शन युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स में सीनियर नेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने के लिए मारी कारबार, गांगफुंग गांगसा और लिखा गोविंद को बधाई देते हुए भविष्य में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन की कामना की है। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पासीघाट में समाज की चुनौतियों के समाधान में 5G के उपयोग पर डिमॉन्स्ट्रेशन दिया। नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल कम्युनिटी रिसोर्स मैनेजमेंट सोसाइटी और अमंत्या टेक्नोलॉजी द्वारा नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल के सहयोग से भारत के पहले डेडिकेटेड 5G लैब्स ने छात्रों और लोकल इनोवेटर्स द्वारा तैयार प्रोटोटाइप्स को प्रदर्शित किया गया। इस अवसर पर भाजपा के किसान मोर्चा के अध्यक्ष गुमसेन लोलेन, JNC पासीघाट में जूलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉक्टर केंतो कादो सहित कई विशेषज्ञ मौजूद थे। इस अवसर पर डॉक्टर प्रेम अर्ध्य ने 30 छात्रों को 5G आधारित सॉल्यूशन के बारे में 10 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की। Promote the internet-based technologies, sensor-based technologies, because the society is changing and the present-day society need we have to address. So in this laboratory, we are training the youth, particularly about the agriculture, that how we can transform our agriculture, how we can train our youth to meet the global market demand. So we have developed some technologies from the this राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH 415 के पैकेज बी प्रोजेक्ट में हो रहे विलंब के चलते आवागमन में हो रही असुविधा के मुद्दे को लेकर ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन और बाजार वेलफेयर सोसाइटी नाहरलगुन ने न्यूजिली से लेकर ईटानगर तक एक रैली निकाली। संगठन ने मुख्यमंत्री को सौंपे 6 सूत्री मांग पत्र में स्थानीय व्यापारियों और नागरिकों को सड़क की खराब स्थिति के कारण हो रही समस्याओं के जल्द समाधान के साथ ही कंस्ट्रक्शन वर्क की क्वालिटी की समुचित निगरानी का अनुरोध किया है। 2000 में ये हुआ है कि टेंडर में जीता था, टेंडर में जीत के एज पर टेंडर क्वालिटी के हिसाब से और 3 इयर्स में ख़त्म करना है। 2003 में ख़त्म करना था, अभी देखो 2004 तो चला गया, 2005 अभी ख़त्म होने जा रहा है, 5 इयर्स लग गया। क्या आप बच्चा जैसे हमारा अरुणाचल को इतना अंडर एस्टिमेट क्यों कर रहा है ये उडेल्स कंपनी? अगर आप नहीं करता है सब कंट्रैक्टर किसी दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC का ऑल इंडिया थल सैनिक कैंप शुरू हो गया है। इस शिविर का उद्घाटन एयर वाइस मार्शल PVS नारायण ने किया और इस कैंप में देश भर से आए कैडेट्स अपनी प्रतिभा, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट में पूरी जानकारी। पॉइंट्स अर्जित होते हैं वो PM रैली बैनर की तरफ भी जाते हैं। बच्चे इसमें काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लेंगे। ऑब्स्टेकल्स है, मैप रीडिंग है, फायरिंग है, इन सब चीज़ों में हिस्सा लेंगे। ये कैंप एक तो इन्हें लीडरशिप स्किल्स सिखाएगा। ये काफ़ी कुछ सीख के आए हैं। एक लीडर बनने के लिए क्या चाहिए, इस कैंप में बच्चों के साथ सारे देश से आए हुए हैं, उनसे मिलकर सीखेंगे कैसे क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे ओवरकम करना है, ये सब इसका एक्सपीरियंस मिले। मैं चाहती हूँ कि फायरिंग को लेकर मैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर भी खेलूँ और देश का नाम रोशन करूँ। As I want to join defense forces,
That's why I chose map reading because it will be beneficial for me that in too. जैसे हर एक एनसीसी कैडेट का ये ड्रीम होता है डीजी का पार्ट बनना, एक नेशनल कैंप लगाना, और ये मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि मैंने ऑल इंडिया थर्ड सैनिक कैंप 2025 का पार्ट रही। ये मेरा 8वां कैंप है टीएससी फायरिंग के साथ। तो फायरिंग एक बहुत ही विशेष इवेंट है अगर आपको आर्मी ज्वाइन। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर हर शाम 6:30 पर लाइव देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।